हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स की अगले वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी क्लास 12th के एक चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एचजीपी समझाने जा रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे एक्चुअल में एक मेगा प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है। बेटा मेगा प्रोजेक्ट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत ही ग्रैंड हैं, बड़े लेवल की। सबसे बड़ी बात कि ये एक 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट रहा। मीन्स ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 में और ख़त्म हुआ 2003 में। और तो और अगर आप ध्यान से कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग में 2006 तक चलती रही, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। हालांकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन 2003 में अनाउंस कर दिया था। दैट इज़ वाई 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट हम इसे बोलते हैं। द प्रोजेक्ट इज़ वेरी ह्यूज। कहा जाता है कि 3.3 मिलियन बेसिस जो हैं उन्होंने एग्जैक्टली थोड़ा सा यहाँ पर डेटा एरर है बेटा, 3.3 बिलियन बेस पेयर्स की बात की थी और इनकी सीक्वेंसिंग के लिए ये किया गया। इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ह्यूज है, लगभग $9 बिलियन खर्च किए गए। और दैट इज वाई वी कैन कॉल इट एज कि पर बेस लगभग $3 खर्च किए गए। $3 स्पेंड्स पर बेस सीक्वेंसिंग, एक एक बेस की सीक्वेंसिंग पर इतना ह्यूज अमाउंट खर्च किया गया। तो जाहिर सी बात आपके दिमाग में ये आइडिया होगा कि ये प्रोजेक्ट फंड किसने किया। तो फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, वो भी यूएस का ही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, एंड वन मोर ट्रस्ट, दैट इज वेलकम ट्रस्ट UK, combinedly fund the project, right? Other countries also have contributed some amount like Japan, Russia, China, Germany, and some part India is also contributed in this project. So this is a big project started. The purpose are very important, doctors. You need to remember this. To complete this project, we have initiated a long-term goal and ambitious project regarding the medicine making and integration of all the genetic knowledge to the different fields of industry. ये बहुत important project रहा। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर sequencing हमारा पहला target रहा, sequencing of 3 बिलियन बेसिस लगभग। ये हमारे लिए सीक्वेंसिंग का इंपॉर्टेंट टारगेट है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अराउंड 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, ये हमारा टारगेट था। इसके थ्रू भी हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेटर बेटा और क्या इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर, यूजिंग दिस डेटा, हमारा पूरा ये जो डेटा हम निकालने वाले थे, यूजिंग दिस डेटा टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इस डेटा को हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज करना चाह रहे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। स्टोरेज ऑफ डेटा और उसके साथ साथ एनालिसिस ऑफ डेटा, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड दिस इज द साइंस यू मे हैव हर्ड अ स्टेटमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स उस साइंस को ही कहते हैं बेटा जिसमें हम DNA से या ह्यूमन जीनोम से निकले हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं अलग अलग फील्ड में यूज करने के लिए। सो पर्पस वेरी क्लियर है कि सीक्वेंसिंग करनी है, अलग अलग जीन्स पहचानने हैं, उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करना है और स्टोरेज करना है। मैं आपको इस बेसिक प्रोजेक्ट की कॉम्प्रहेंसिवनेस का अंदाजा बताता हूं। अगर ऐसे कहा जाता है कि एक बुक मान लीजिए आप लेते हैं, जरा ये एक स्टार मार्क स्टेटमेंट समझिए, एक बुक है और जिस बुक में आप बोलते हैं कि 1000 पेजेस हैं एक किताब में, हर पेज पर 1000 अल्फाबेट है, 1000 अल्फाबेट्स ऑन ईच पेज। हर पेज पर कितने अल्फाबेट हैं बेटा? 1000 अल्फाबेट। और ऐसी 1000 पेजेस की किताब और ऐसी किताबें
अगर 3300 किताबें रहेंगी, 3300 बुक्स, आप अपनी 12th की एनसीईआरटी देखिए, लगभग 260 पेज की किताब है और हर पेज पर लगभग 700 अल्फाबेट टाइप हैं। आप जरा इसको कॉम्प्रिहेंसिव करिए, ऐसे 1000 अल्फाबेट पर पेज पर टाइप हो और ये किताब 4 गुना हो और ऐसी 3300 किताबें होंगी, तब जाकर के आप किसी इंसान के हैप्लॉइड कंटेंट को लिख पाएंगे। यानी किसी पर्सन के हैप्लॉइड डीएनए में जो ATGC है, इतना लिखने के लिए आपको इतनी किताबें चाहिए, एक पेज पर इतने अल्फाबेट टाइप होंगे और ये इतने। सो देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा टू अकोमोडेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और उसके लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट की नीड थी। फिर हमने कहा कि इसकी हमारे पास और क्या चीजें रही जो हमें नहीं मिली, तो मैं आपको 2 बातें एडिशनल बताता हूं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बेटा 2 टेक्निक्स यूज की गई, राइट। एक टेक्निक का नाम है EST, एक्सप्रेसिबल सीक्वेंस टैग्स। एक तो ये यूज किया गया एक्सप्रेसिबल सीक्वेंस टैग्स, यानी इसमें हम उस टेक्निक की बात करते हैं कि कौन सा डीएनए का पार्ट एक्सप्रेस करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये पता करने की कोशिश की गई थी। तो हमने नॉन एक्सप्रेस्ड और एक्सप्रेस वाले रीजन दोनों को पहचाना और इस तरीके से पता किया। जबकि एक दूसरी टेक्निक जो इसके साथ लगाई गई बेटा, एंड दैट वाज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन इज अनदर अप्रोच थ्रू विच हमने ये कंफर्म किया कि अलग अलग जीन फंक्शन के साथ असाइन किए गए, जीन असाइंड विद देयर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा। तो जीन को हमने उनके फंक्शन के साथ असाइन किया। मींस ऐसे समझिए कि आपके पास हजारों जीन्स हैं और हजारों फंक्शन हैं, तो कौन सा फंक्शन किस जीन से बिलोंग करता है, इसका असाइनमेंट हमने कहाँ किया, सीक्वेंस एनोटेशन में। और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स हमें यह बताने के लिए होता है कि कौन सा पार्ट डीएनए का एक्सप्रेस करेगा, कौन सा नहीं करेगा। हमने सारे जीन आइसोलेट किए। जीन आइसोलेशन करने के बाद डॉक्टर्स हम इसको वेक्टर के थ्रू वेक्टर इंटीग्रेशन करते हैं। आपको मैं याद करा दूं कि हमने यहां 2 वेक्टर यूज किए हैं इंपॉर्टेंट। एक का नाम है BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरे का नाम है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनके थ्रू हम सुटेबल होस्ट में डालते हैं और वहां से सुटेबल होस्ट से हम उसकी क्लोनिंग करके अलग अलग जीन्स को कॉपी करते हैं और उनके एक्सप्रेशन का पता लगाते हैं। ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है, ये करने के लिए बहुत समय लगा, 13 ईयर तो इसी काम में लगे, तब जाकर के हमने सीक्वेंसिंग पर बताया। कंक्लूजन क्या रहा इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो आपके लिए एक रिमार्केबल बात होगी बेटा। सो आई हैव टू मेक द थिंग्स टू योर एक्सेस इन दिस पार्ट, कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन रहा वो कुछ बातें हैं। जैसे 25,000 जीन हमने पता कर लिए, कंफर्म्ड। डेटा हमारे पास बहुत सारा था, लेकिन हमने 25,000 जीन पहले पता किए। एक जीन, जैसे पर जीन की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं ये लोग कि पर जीन लगभग 3000 बेसिस लॉन्ग रहा। ठीक है, लॉन्गेस्ट जीन की बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि लॉन्गेस्ट जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन जीन है, डिस्ट्रोफिन जीन। और जो सबसे छोटा जीन बताया जाता है दैट इज नथिंग बट, शॉर्टेस्ट जीन की अगर हम बात करें डॉक्टर्स, तो शॉर्टेस्ट जीन इज वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर कहते हैं, TDF, यानी ये मेल में टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, लेस देन 50% DNA इज एक्टिव। मैं जीन लिख रहा था, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं बोल रहा हूं कि लेस देन 50% DNA इज एक्टिव। मोर देन 50% जीन्स हैव अननोन फंक्शन। अभी तक हमें 50% से ज्यादा जीन के फंक्शंस ही नहीं पता है। हैव अननोन फंक्शन, हमें इनके फंक्शंस के बारे में अभी तक आइडिया नहीं है। यहां तो मैंने आपको एनसीईआरटी का सुटेबल डेटा लेस देन 50% बताया, एनसीईआरटी का कुछ जगहों पर तो बताया अराउंड 2% DNA इज एक्सप्रेसिबल ओनली, रेस्ट 98% इज इंट्रॉन्स,
वो क्या है, इंट्रॉन्स है। और किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स का डीएनए बेटा 1.4 मिलियन लोकेशंस पर अलग अलग है, यानी दो इंडिविजुअल के डीएनए सब जगह सेम है, लेकिन 1.4 मिलियन लोकेशंस पर दो लोगों का डीएनए अलग अलग होता है। इन्हीं लोकेशंस को एसएनपीज कहा जाता है, शॉर्ट में स्निप्स कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा, यानी आप और आपके बगल में बैठा हुआ आपका भाई या स्टूडेंट कितना भी सिमिलरिटी दिखा दें, लेकिन 1.4 मिलियन लोकेशंस पर, 14 लाख लोकेशंस पर आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, राइट। सो बी विद दिस इंफॉर्मेशन, इसको एक साथ नोट करिएगा और आपको अब ये सारी बातें याद रहेंगी। दिस इज द बिगेस्ट आइडिया proposed in molecular basis of inheritance, and you need to remember this. Take care, brother.